आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यूए का मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कि हाल ही में कल्याण सिंह नगर को किस राज्य का 76वां जिला बनाया गया है? 76वां जिला बनाया गया है तो यह जो है उत्तर प्रदेश को बनाया गया है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह नाम से एक नए जिले के गठन की घोषणा की। यह राज्य का 76वां जिला बनेगा। इस जिले का गठन अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी तहसीलों तथा बुलंदशहर की डिवाई तहसील को मिलाकर किया जाएगा। इस जिले का नामकरण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में किया गया है। और अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं और राज्य का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और यह नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। राज्य के प्रमुख नदी तंत्र गंगा और यमुना है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा को माना जाता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती थी और उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया था, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अग्रदूत था। इस कारण वे विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। और एनी बेसेंट ने 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और वे 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। और उषा मेहता एक गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। और कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि 1925 में बनी थी। और रानी गाइदिन्ल्यू नागालैंड की एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अरुण आसफ अली को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। और लक्ष्मी सहगल भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की एक अधिकारी थी और उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। और अगला क्वेश्चन है कि QR कोड में QR का पूर्ण रूप क्या है? तो QR का पूर्ण रूप जो है क्विक रिस्पांस है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि QR कोड में QR का पूर्ण रूप क्विक रिस्पांस है और यह एक प्रकार का द्विआयामी यानी कि 2D बारकोड है, जिसे पहली बार जापान में ऑटोमोटिव उद्योग के लिए डिजाइन किया गया था। इसे किसी भी डिजिटल उपकरण जैसे स्मार्टफोन द्वारा सरलता से पढ़ा जा सकता है और यह वर्गाकार ग्रिड में पिक्सल की एक श्रृंखला के रूप में जानकारी संग्रहित करता है और पारंपरिक बारकोड की तुलना में बहुत अधिक डेटा रख सकता है। URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। और वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। और SIM का फुल फॉर्म जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। और USB का फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और अगला क्वेश्चन है कि
मानव आहार में कौन सा एमिनो एसिड आवश्यक माना जाता है? तो मानव आहार में जो है लाइसिन एमिनो एसिड आवश्यक माना जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि मानव शरीर के लिए आवश्यक एमिनो एसिड वे होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य होता है। दिए गए विकल्पों में से लाइसिन एक आवश्यक एमिनो एसिड है, एलानिन, ग्लाइसिन और सीरिन गैर आवश्यक एमिनो एसिड है क्योंकि शरीर उन्हें अन्य यौगिकों से संश्लेषित कर सकता है। कुल मिलाकर के वयस्कों के लिए 9 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। पहला है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एनालिन, थ्रेयोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। और प्रोटीन एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं में से बने होते हैं और विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के सामान्य चयापचय के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं और पानी में घुलनशील जो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और खनिज अकार्बनिक तत्व है जो शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम। पूर्ण प्रोटीन वे खाद्य स्रोत होते हैं जिनमें सभी 9 आवश्यक एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जैसे मांस, अंडे और डेयरी उत्पाद। और अगला क्वेश्चन है कि तापी नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से निकलती है? तो तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। इसका राइट आंसर सतपुड़ा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की मुल्ताई नामक स्थान से होता है। और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। और यह नर्मदा नदी के समांतर एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अंत में खंभात की खाड़ी से अरब सागर में मिल जाती है। और गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसके अलावा कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में तालकावेरी से निकलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहावा पर्वत से निकलती है। इसके अलावा गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास चियांगुंडुंग हिमनद से निकलती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह 73वां संविधान संशोधन है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया। और इसने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 42वें संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। इसके अलावा 42वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया। और 52वें संविधान संशोधन 1985 ने दल बदल विरोधी कानून पेश किया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी। इसके अलावा 61वें संविधान संशोधन 1989 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के
चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी। और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके अलावा 86वां संशोधन 2002 से ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, जो कि अनुच्छेद 21A है। इसके अलावा 101वें संशोधन 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की। और 99वें संविधान संशोधन 2014 जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी JAC की स्थापना की, जिसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग में अपने प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह जो है अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि अहमदाबाद शहर को ऐतिहासिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग में इसके प्रभुत्व के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यह नाम इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर से प्रेरित है, जो औद्योगिक क्रांति के दौरान एक प्रमुख कपड़ा केंद्र था। और अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र गुजरात में स्थित है और यह भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। और अहमदाबाद की साबरमती नदी के तट पर अवस्थित और कपास उत्पादक क्षेत्रों से निकटता ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है। और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी के रूप में जाना जाता है और सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया या टाटा नगर के रूप में जाना जाता है। और हुगली औद्योगिक क्षेत्र जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डाटा के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है निवेश के रूप में जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहा जाता है। पूंजी स्टॉक में मशीनरी, उपकरण, भवन और अन्य उत्पादक संपत्तियां शामिल होती हैं। जब कोई फर्म नई मशीनरी खरीदती है या अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करती है तो यह एक निवेश होता है जो उसके पूंजी स्टॉक को बढ़ाता है। इसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है, जो आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा पूंजी लाभ किसी संपत्ति को उसके खरीद मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ होता है। और जो मूल ह्रास होता है डिप्रिसिएशन, समय के साथ उपयोग, टूट फूट या अप्रचलन के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी है। और सकल घरेलू उत्पाद, इसे GDP कहते हैं, एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। और मुद्रास्फीति जो होता है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति गिरती है। और राजकोषीय नीति सरकार द्वारा अपने व्यय स्तरों और कर दरों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का एक माध्यम है। और मौद्रिक नीति, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीति है। और स्टॉक जो है एक कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बॉन्ड एक ऋण साधन है। अवमूल्यन किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को अन्य मुद्राओं के संबंध में जानबूझकर के कम करना होता है। और अगला क्वेश्चन है कि 52वां G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो 52वां G7 सम्मेलन है यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रॉन की घोषणा के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित किया जाएगा। G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 एक अनौपचारिक मंच है जिसमें 7 प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। पहला कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। रूस 1997 में G8वां का सदस्य बना था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। और G7 की कोई औपचारिक संरचना या अस्थायी सचिवालय नहीं है। अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घूमती है। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है इटली में आयोजित हुआ था। और 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है 2025 में कनाडा में आयोजित होगा। और G20 एक बड़ा समूह है जिसमें G7 देशों के साथ साथ कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील शामिल हैं। और ब्रिक्स एक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका संस्थापक सदस्य हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय जो है भारत को जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि शतरंज के खेल का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ माना जाता है। गुप्त काल के दौरान लगभग 6वीं शताब्दी में इसका प्रारंभिक रूप चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चतुरंग का अर्थ 4 अंग जो सेना की 4 टुकड़ियों पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ का प्रतिनिधित्व करते थे। यह खेल भारत से फारस आधुनिक ईरान पहुंचा, जहां इसे शतरंज कहा जाने लगा और फिर अरब जगत से होते हुए यूरोप तक फैल गया। कबड्डी का खेल प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ माना जाता है। पोलो का आधुनिक खेल मणिपुर भारत में उत्पन्न हुआ, जहां इसे संगोल कांगजेई के नाम से जाना जाता था। और बैडमिंटन का खेल ब्रिटिश भारत में पूना नामक खेल से संबंधित हुआ। और स्कूनर का आविष्कार जो है भारत के जबलपुर में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा किया गया था। और योग की उत्पत्ति भी प्राचीन भारत में हुई, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में व्यवस्थित किया। कराटे की उत्पत्ति जापान के ओकिनावा द्वीप में हुई थी। जूडो का आविष्कार जापान में जिगोरा कानो द्वारा किया गया था। और आधुनिक फुटबॉल साकर के निकाय नियम इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंबुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो अंबुबाची मेला का संबंध जो है असम राज्य से है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंबुबाची मेला असम राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध वार्षिक हिंदू मेला है और यह गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। और यह मेला देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। और यह तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, जहां देश भर से साधु और भक्त एकत्रित होते हैं। और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला जो ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के पुष्कर में आयोजित होता है। और सोनपुर पशु मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में आयोजित होता है। और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। और हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, जो राज्य की विभिन्न जनजातियों की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है। और पोंगल तमिलनाडु का एक फसल उत्सव है। और रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध वादक हैं। तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, बांसुरी के जो है विश्व
प्रसिद्ध वादक हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। उन्होंने बांसुरी वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1992 और पद्म विभूषण 2002 जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर शिवहरि नाम से कई हिंदी फिल्मों में संगीत भी दिया। और पंडित रविशंकर एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे और उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रख्यात तबला वादक हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए प्रसिद्ध वादक थे और उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादन से के एक महान कलाकार हैं और एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका थी और पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के एक महान गायक थे और बीड़ा के प्रसिद्ध वादकों में यम बालचंदर का नाम प्रमुख है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हो सकी? तो यह जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 1995 समय पर शुरू नहीं हो सकी और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हो गई, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण सरकार ने 1990, 91 और 91-92 के लिए 2 वार्षिक योजनाएं लागू की। इस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है और अंत में नई सरकार के गठन के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1992 में शुरू किया गया और यह 1997 तक चली और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1991 से 56 तक चली थी, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था और 1966 से 69 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण 3 वार्षिक योजनाएं थीं जिसे योजना अवकाश कहा जाता है और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके अलावा योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जो पंचवर्षीय योजना तैयार करता था और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के संशोधन की घोषणा करता है? तो यह जो है भाग 20 है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसमें केवल एक अनुच्छेद 368 शामिल है, जो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों और उसकी प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। और भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन है। और भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 51A शामिल है। और भाग 5 जो है संघ सरकार से संबंधित है, इनमें अनुच्छेद 52 से 151 तक
निर्दिष्ट किए गए हैं। और भाग 15 जो है निर्वाचन जैसे चुनाव आयोग से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। और भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है जिसकी अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।